एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज डेली न्यूज एनालिसिस में हम दो तारीखों का डेटा कवर करेंगे। एक तो कल का 21 का और दूसरा आज का। इसमें साइंस और टेक वाला पार्ट भी द हिंदू का हम आज कवर करेंगे। पहले न्यूज है हमारी कल की टॉप हेडलाइन, जिसमें जो आज भी है, कई न्यूज़पेपर में आज भी आई है कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि हमने जो सही था हमारे पड़ोसी मुल्क के लिए, श्रीलंका में जो डेट क्राइसिस चल रहा है, जो डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम में हमारा देश हेल्प कर रहा है, उसके लिए जो भी सही था, व्हाट इज राइट, वही हमने उस देश के लिए किया। और हमारी जो उसको रीअसर्शन, मतलब पॉजिटिवली उन्होंने इस पॉलिसी को कहते हुए बात बोली, जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट जो हमारी पॉलिसी है, उसको ध्यान में रखते हुए जो हमने सही था वो किया। और उन्होंने मेंशन किया कि हम आने वाले टाइम में हम श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट को देखते हैं एंड नॉट लीविंग अ पार्टनर टू फंड देमसेल्फ, व्हिच इज आल्सो ड्रोव द नियरली $4 बिलियन असिस्टेंस एक्सटेंडेड लास्ट ईयर। मतलब हमने उनको लास्ट ईयर $4 बिलियन का जो लोन असिस्ट किया था, और हमने उनको सपोर्ट किया था, लोन नहीं सपोर्ट किया था, बाय वे ऑफ क्रेडिट्स एंड रोल ओवर्स, मतलब उधारी। ठीक है, इंडिया इज अ रिलायबल नेबर और अ ट्रस्टवर्दी पार्टनर, one who is prepared to go the extra mile when Sri Lanka feels the need। तो इस बात को उन्होंने हाईलाइट किया। और साथ ही साथ अब ये भी मानते हैं इंडिया कि हमारे लिए वो इन्वेस्टमेंट पर्पस से काफी पॉजिटिव देश है, वहां की जो विंड एनर्जी है उसको हम यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें हमारे कुछ बायलैटरल ट्रेड्स ऐसे हैं श्रीलंका के साथ जिसमें हमारा सपोर्ट उनके लिए बनता है, इंपॉर्टेंट है। स्पीकिंग टू द जॉइंट मीडिया ब्रीफिंग with Prime Minister President Wickremesinghe was also present, Sri Lanka's Foreign Minister Ali Sabri expressed profound gratitude for India's enormous support last year that helped Sri Lanka regain some measure of economic and financial stability। तो इस बात के लिए उन्होंने इस बात को उन्होंने भी रिकॉग्नाइज किया, और हमारे देश ने तो किया ही है। और इंडिया डिडंट वेट फॉर अदर्स टू बेल आउट, मतलब उस इंडिया ने वेट नहीं किया और दूसरे देशों को बेल आउट के लिए आगे बढ़ने के लिए, और हमने पहले उनको सपोर्ट किया। ऐसी हमारी पॉलिसी है। आवर एक्सपेक्टेशन इज दैट दिस विल नॉट ओनली स्ट्रेंथन श्रीलंका's पोजीशन बट इंश्योर ऑल बायलैटरल क्रेडिटर्स आर डेल्ट विद इक्वली, मतलब सभी को उनकी सहायता की जरूरत है। अभी चाइना से भी उन्होंने सपोर्ट मांगा था, क्योंकि चाइना एक बड़ा देश है जिसका सबसे बड़ा जो उधारी है वो चाइना की है श्रीलंका के अंदर, एज पर डेटा। So we felt strongly that Sri Lanka's creditor must take proactive steps to facilitate its recovery. India decided not to wait for others but to do what we believe is right. We extended financing assurance to the IMF to clear the way for Sri Lanka to move forward। मतलब हमने assurance दिया है कि हम उनकी हेल्प करेंगे, IMF से जो बेल आउट पैकेज है उसको रीअसर्ट करेंगे, उसको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, टू क्लियर द वे, रास्ता साफ करने के लिए। He said adding that is the decision was a reassertion of India's policy of neighborhood first। ये हमारे लिए GST के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के एस्पेक्ट से हम श्रीलंका को सपोर्ट कर रहे हैं वो कहाँ तक जाता है और बाकी देशों में कैसे उसका सिग्निफिकेंस रहेगा। साथ ही साथ ये भी बात उसमें बोली गई कि IMF's प्रोविजनल 2.9 बिलियन का जो पैकेज उनको मिला है बेल आउट विल बी क्लियर्ड ओनली आफ्टर श्रीलंका ऑफिशियल क्रेडिटर, जो उनके लेनदार हैं कौन, चाइना, जापान और इंडिया, हैव प्रोवाइडेड एडिक्वेट फाइनेंसिंग अश्योरेंस। जब वो पूरा फाइनेंसिंग अश्योरेंस देंगे तभी IMF का जो इतने अमाउंट का बेल आउट है उसका फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये बेल आउट का जो GST का टॉपिक है वो भी फाइनेंस के टॉपिक से भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के पर्पज से, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि फैक्चुअल चीज अगर पूछी जा सकती है तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और बेल आउट क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या वो अभी का फिनोमिना है या पुरानी चीज है, ये GST के पर्पज से इंपॉर्टेंट बनती है। नाउ इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम इंकरेज करेंगे इन्वेस्टमेंट को श्रीलंकन इकोनॉमी में, और द कंट्री हैज एनॉर्मस रिन्यूएबल एनर्जी जिसमें पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल भी है, और सस्टेनेबल सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन सकता है, जिसके लिए हम लोग जो सपोर्ट है वो एक तरफा नहीं रहेगा, हमें हेल्प भी मिलेगी। और द टू कंट्रीज हैव इन प्रिंसिपल agreed on a renewable energy framework, a bilateral agreement on freezing the limit of high impact community development project HICDP के अंतर्गत इस चीज को हाई प्रायोरिटी पे लेके चल रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी पे दोनों देश मिलके काम करेंगे। उसके बाद मिस्टर शंकर ने कहा कि जयशंकर ने ही शेयर्ड इंडियाज कंसिडर्ड व्यू दैट द फुली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 13 अमेंडमेंट, जिसमें तमिल भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेजेस में एक में लेकर के चलना और उनके इम्पोर्टेंस को उस देश में इम्प्लीमेंट करना। 13 अमेंडमेंट अपने आप में एक सवाल है मेंस का, तो इसके लिए मैंने एक
अलग से तो नहीं, इसको डिस्कशन हम कर चुके हैं, पर जैसे जैसे चीज इवॉल्व होगी इसको हम मेंस के लिए डिस्कस कर लेंगे। तो 13 अमेंडमेंट क्या है, जीएस 2 और 3 के पर्पज से और 1 में भी इंपॉर्टेंट बनता है, जहाँ पे किसी देश को हम जब सपोर्ट करते हैं तो वहां की पॉलिसी को भी हम सपोर्ट कर रहे हैं 13 अमेंडमेंट को अप्लाई करने में, जो वो कह रहे हैं। सो ही शेयर इंडियाज कंसिडर्ड व्यू दैट द फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 13 अमेंडमेंट एंड अर्ली कंडक्ट ऑफ प्रोविंशियल इलेक्शन आर क्रिटिकल है इन रिगार्ड टू पॉलिटिकल डिवोल्यूशन। मतलब जिस तरह की सिचुएशन वहां पर है, अभी 13 अमेंडमेंट को पूरी तरीके से अप्लाई करना मुश्किल है। तो ये अपने आप में एक सवाल है, 13 अमेंडमेंट क्या है, तो किस किस भाषा के लिए है और क्या उसका सिग्निफिकेंस है श्रीलंकन पॉलिटिक्स में। उसके साथ ही साथ वो एक लाइन है इंपॉर्टेंट प्री के लिए मुझे लगी, तमिल लीडर्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड ईस्ट एज वेल एज दोज रिप्रेजेंटिंग द मलया हिल कंट्री तमिल्स। मलया बोलते हैं जो जो तमिल के लिए तमिल के जो लोग वहां पे रहते हैं, जिनकी मेजोरिटी ज्यादा है नॉर्थ और ईस्ट में, उनको कहते हैं मलया। एक शब्द है, वो एक मलयाली, सॉरी नॉट वो तमिल स्पीकर्स हैं, बट शब्द उनके लिए जो यूज किया जाता है उसे कहते हैं मलया, जिसे कहते हैं हिल कंट्री। ठीक है, हिल कंट्री में रहने वाले लोग। ठीक है, ये प्री के लिए इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई। अच्छा, एक सवाल आया था मेंस 2022 में, इंडिया इज एन एज ओल्ड फ्रेंड ऑफ श्रीलंका, डिस्कस इंडियाज रोल इन द रीसेंट क्राइसिस इन श्रीलंका इन द लाइट ऑफ द प्रीसीडिंग स्टेटमेंट। 150 शब्दों का सवाल था, 10 नंबर का, तो ये सवाल 22 में पूछा गया है। अभी प्रेजेंट में सेम सवाल रिपीट होना मुश्किल है, लेकिन बेल आउट, जो आईएमएफ का बेल आउट है, इसका सिग्निफिकेंस आता है 1991 के चेंजेस में जो इंडिया में हुए थे, उसके लिहाज से मीन्स में क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि बेल आउट क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और 1991 की जो जो चेंजेस है, इकोनॉमिक चेंजेस है, उसमें बेल आउट में क्या रिस्पॉन्स था आईएमएफ के बेल आउट का। तो मेरे हिसाब से ये सवाल इंपॉर्टेंट होता है, जो इस बार आपके लिए इस साल की मेंस में आगे पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें सारी जितना टाइमलाइन है उसको मेंशन करके अपने नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जस्ट फॉर रेफरेंस मैंने सवाल आपसे शेयर किया। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है हमारी पाकिस्तान के बेल आउट को लेकर के। देखिए, आप दोनों देश है, श्रीलंका पाकिस्तान दोनों में सिचुएशन है। खैर, पाकिस्तान का जो है की हिस्ट्री है बेल आउट की, एक लंबी चौड़ी कहानी है। इनको बेल आउट के प्रोग्राम की जरूरत काफी समय से पड़ती रही है। सो कह रहे हैं डेट रिटन पाकिस्तान रेडी टू मीट ऑल आईएमएफ डिमांड्स टू रिवाइव। अब ध्यान दीजिए, जब भी आईएमएफ कोई बेल आउट देता है किसी देश को, तो साथ के साथ कुछ डिमांड्स भी लगाता है। जैसे कोई इंसान अगर आपको $1.2 बिलियन का लोन दे रहा है, तो वो सोचेगा कि भाई तुम उसे कमा के वापस दोगे कि नहीं दोगे। तो यही चीज हुई है कि अब पाकिस्तान ने कहा है कि आईएमएफ के बेल आउट के हवाले से मैं तैयार हूं, मैं हम लोग तैयार हैं उनकी डिमांड्स को अप्लाई करने में। और आईएमएफ का तो यहाँ पे मेंशन क्या है, कैश ट्रैप पाकिस्तान रिवाइव्ड स्टॉल्ड 6 बिलियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोग्राम लास्ट ईयर विच वॉज इनिशियली अग्रीड अपॉन 2019 बट is finding it hard to meet the tough conditions of the Washington based ग्लोबल लेंडर। ध्यान दीजिएगा, आईएमएफ को ग्लोबल लेंडर भी कहते हैं, उधार देने वाला ग्लोबली। तो जब सबको उधार वो दे रहा है, तो वो ये भी तो पक्का करेगा ना कि आप उसे कमा करके वापस दोगे या उगा के वापस दोगे। सो देयर आर रिपोर्ट्स दैट आईएमएफ मे नॉट रिलीज मोर फंड्स अंडर द प्रोग्राम अंटिल द प्लेज मेड बाय द गवर्नमेंट आर मेट। जब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी की में या सरकार वहां के नियमों को पूरी तरीके से अप्लाई नहीं करती है, जो आईएमएफ कह रहा है, तो बेल जो मिल रहा था बेल आउट, उसे कंटिन्यू नहीं किया जा रहा था। पर अब वो कह रहे हैं हम तैयार हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो आईएमएफ बोर्ड इन अगस्त अप्रूव द 7th and 8th रिव्यूज ऑफ पाकिस्तान बेल आउट प्रोग्राम अलाउिंग फॉर अ रिलीज ऑफ ओवर $1.1 बिलियन का रिलीज करने के आधार पे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि आईएमएफ के जो हम पॉइंट, जब भी कोई बेल आउट लेते हैं तो वो शर्त के साथ होता है, कोई ना कोई शर्त है उसके ऊपर। इंडिया के ऊपर भी शर्त थी 91 में। जब भी आप बेल आउट लेते हैं तो आपके देश में क्या क्या चेंजेस हैं, जो स्ट्रॉन्ग जो चेंजेस कौन से लगाए जाते हैं अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने में। क्योंकि अगर आप रिवाइव नहीं करेंगे, अपने खर्चों को कम नहीं करेंगे, अपनी पॉलिसी में चेंजेस नहीं लाएंगे, तो इतना बड़ा बेल आउट आप वापस कैसे करोगे, क्योंकि वो लोन है आपके ऊपर, वो लेंडर है, पैसा वापस लेगा। तो पाकिस्तान अब तैयार हो गया है आईएमएफ के प्रोग्राम को एक्सेप्ट करने के लिए, उनकी कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए, फर्दर पैसा लेने के लिए। ठीक है, ये जीएसटी के लिए इंपॉर्टेंट है। प्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट बेल आउट का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन जीएसटी के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इंटरनेशनल अफेयर्स में भी कुछ हद तक इसको आप लिख सकते हो अपने मेंस की राइटिंग में। आगे बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट न्यूज है कि जस्ट गुड टू नो इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ सोशल इश्यूज में इसको कवर किया जाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एयर इंडिया का यूरिनेशन वाला प्रोग्राम था, यूरिनेशन रो मतलब कि जो महिला के ऊपर एक कथित तौर पे व्यक्ति ने पेशाब की थी, उस केस में फाइन लगाया गया है जनरल ऑफ
सिविल एविएशन डीजीसीए ने 30 लाख का जुर्माना लगाया, पेनल्टी इम्पोज किया है फाइन जिस एयर इंडिया पे, और सस्पेंड किया है लाइसेंस पायलट का, क्योंकि उन्होंने उसको तुरंत के तुरंत रिपोर्ट नहीं किया जैसे ही घटना घटी। और साथ ही साथ जो बंदा जो ये मिस्टर शंकर मिश्रा थे, ये जैसे ही उतरे प्लेन से उनको वापस जाने दिया गया, उनको वहां की सीआईएसएफ को सपोर्ट को सबमिट नहीं किया गया। जो ये सवाल उठाया उसके ऊपर पेनल्टी भी लगी हुई है। तो ये सोशल इश्यूज भी आप इसे कवर कर सकते हैं, अभी इसमें और टाइमलाइन आएगी। अभी इनको कोई पनिशमेंट नहीं मिला है, पर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अभी आई हुई है। सो इसकी वजह से पेनल्टी लगी। वो कह रहे हैं कि allegedly urinated on a senior citizen traveling on the same plane, but instead of handing over the offender to the CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को देने के बजाय, after our aircraft landed in Delhi the following day and the reporting the matter to DGCA, Mr. Mishra was allowed to walk off scot free. उनको किसी को स्कॉट फ्री आराम से जाने दिया गया। उनको पकड़ा, और पकड़ा कब गया? जो दिल्ली पुलिस ने उनको बेंगलुरु में जाके पकड़ा, उसके पहले हुए वो फ्री थे। ऐसा क्यों हुआ? तो ये है क्या? ये है अनप्रोफेशनल हैंडलिंग है और सिस्टमैटिक फेलियर है, जिसकी वजह से घटना घटी और इसलिए उनकी पेनल्टी लगाई गई। नाउ अभी नेक्स्ट न्यूज आई है सुप्रीम कोर्ट से कि चार्जशीट जो दायर होती है किसी केस के अगेंस्ट, सुप्रीम कोर्ट में जब चार्जशीट लगती है, कोई केस मर्डर या कोई भी सीरियस ऑफेंस होता है, तो एक चार्जशीट लगाई जाती है जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स या जो अभी तक प्रूफ नहीं हुए उन नंबर्स को इस शीट पे लिख करके कोर्ट को पेश किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसको जनता में डोमेन जनता के सामने लाना या पब्लिक डोमेन में लाना कोई कंपल्शन नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इसको लाने की। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि वो अब अनसब्सटेंशिएटेड एलिगेशंस होते हैं जिनको अभी साबित नहीं किया गया, उनमें क्लैरिटी नहीं है, और अगर जनता में उसको पब्लिश कर दिया जाता है तो उससे केस पे इफेक्ट पड़ सकता है, जिसकी वजह से इसको लाने की कोई जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। The logic of disclosure applied more strongly to charge sheet as they were filed after due investigation, unlike first information report, which were based on unsubstantiated allegation. Mr. Bhushan had said. So प्रशांत भूषण जो लॉयर थे, उनका जो डिफेंस था, तो कह रहे हैं कि इस केस में कि एफआईआर तो एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, रॉ होती है, जैसे कहा गया वैसे लिख लिया गया, लेकिन जो चार्जशीट होती है वो कुछ फाइंडिंग्स के बाद बनाई जाती है और उसको भी कोर्ट में ही साबित किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कुछ इसको पब्लिक डोमेन में लाना कंपलसरी नहीं है। ओके, सो ये हमारे GS2 के पर्पज से इंपॉर्टेंट बनता है, पर यहाँ पे केस बेस्ड अगर कोई चीज पूछी जाती है तो इंपॉर्टेंट है, पर साथ ही साथ हमको पता होना चाहिए कि एक्चुअली चार्जशीट क्या होती है, चार्जशीट बेसिक पता होना चाहिए, और साथ ही साथ एफआईआर का फुल फॉर्म क्या है, एफआईआर क्यों दायर की जाती है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें हमें होनी जरूरी है। ओके, नाउ नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस टू एंटरटेन पिटिशंस ऑन कास्ट सेंसस। जो बिहार में कास्ट सेंसस होने की बात शुरू हो पड़ी है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट को जब लिटिगेशन का दायर की गई तो उन्होंने कहा कि ये कुछ पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन लग रहा है। पीआईएल का फुल फॉर्म तुमको पता ही है, तो कहते हैं ये पीआईएल ना होकर के पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है, जहां पे इस चीज की हाइप बनाई जा रही है, क्योंकि ये काम तो स्टेट का है, इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करे। हाउ कैन वी इशू डायरेक्शंस ऑन हाउ मच रिजर्वेशन शुड बी ग्रांटेड टू सच एंड सच कास्ट? सॉरी, वी कांट इशू सच डायरेक्शन एंड कांट एंटरटेन दीज पिटिशन। उन्होंने कहा ये पिटिशन को हम नहीं एंटरटेन करेंगे, क्योंकि ये बिहार के चीफ मिनिस्टर का काम है, बिहार की सरकार का काम है कि वो सर्वे कराएं ना कराएं, जो सेंसस करवाएं या ना करवाएं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। सो पब्लिसिटी इंटरेस्ट बोला उन्होंने, पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्योंकि इसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है, पीआईएल का फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पर उन्होंने इसको व्यंग्य करते हुए इसके ऊपर कहा कि पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन लग रहा है। जो लगाया गया था एक सोच एक प्रयास नॉन गवर्नमेंटल एनजीओ है, जिसने ये बात बोली थी कि सेंसस को कंडक्ट कराने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कास्ट सर्वे केम अंडर द सेंट्रल लिस्ट, क्योंकि ये काम सेंट्रल लिस्ट में आता है, संविधान की सेंट्रल लिस्ट में आता है, और ये एंड स्टेट डिड नॉट हैव द अथॉरिटी टू कंडक्ट इट, और इसको सरकार और इसे स्टेट के कराने का कोई अथॉरिटी नहीं है। सो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को कराना चाहिए, ना कि स्टेट गवर्नमेंट को। तो बट ऐसा उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार वेलकम, उन्होंने इसका डिसीजन का वेलकम किया, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस पे ये जो पावर के ऊपर ना बोलती, उन्होंने बोला कि नहीं, ये सरकार का काम है, स्टेट की सरकार का काम है, वो ही करेंगे। नाउ
समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि व्हेन द पिटिशन ऑफ एनजीओ एक सोच एक प्रयास केम अप फॉर हियरिंग द टॉप कोर्ट क्वेश्चन व्हाई द पिटिशनर डिड नॉट गो टू द पटना हाई कोर्ट, मतलब आप पटना हाई कोर्ट क्यों नहीं गए समस्या को लेकर के ओवर द मैटर. सो दिस इज अ पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन. हाउ कैन वी इशू डायरेक्शन ऑन हाउ मच रिजर्वेशन शुड बी ग्रांटेड टू सच एंड सच कास्ट. सॉरी, वी कांट इशू सच डायरेक्शन एंड कांट एंटरटेन दीज पिटिशन. तो उन्होंने कहा आप हाई कोर्ट के पास क्यों नहीं गए, सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए. तो क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक वर्ड आता है पावर ओवरलैप. ध्यान दीजिएगा, पावर ओवरलैप के बहुत सारे इशू पहले भी आए. अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट में के लिए भी जब जो जोशीमठ का इशू है, उसमें भी जब लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि आप उत्तराखंड के हाई कोर्ट की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्या वो गलत कह रहे हैं. उन्होंने कहा है कि हमें लोगों को बचाना हमारा मुख्य काम है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों आ रहे हैं, ये बात तो सही है, उसी को मानना चाहिए. तो उस केस में भी उन्होंने पावर ओवरलैप की बात बोली थी. और ऐसा कई चीज केसेस में होता है. तो GS2 के पर्पज से मुझे लगता है पावर ओवरलैप पे क्वेश्चन बनता है, जहां पे दोनों ही कोर्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर को बता के एक डिबेटेबल क्वेश्चन बन सकता है GS2 के पर्पज से. ठीक है, आगे चलते हैं. एक नई गाइडलाइन आई है गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जहां पे सोशल मीडिया प्रमोट जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं और जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव है, उनको आपसे अगर किसी कैंपेन का प्रमोशन वो करते हैं तो उनको कुछ शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा. स्पॉन्सर्ड, पेड प्रमोशन, इन सब शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा अगर वो किसी भी ब्रांड को प्रमोट करते हैं. तो अगर प्रमोट नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, पर अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहा है और ये बोल नहीं रहा है कि स्पॉन्सर्ड और पेड प्रमोशन है, तो उनके ऊपर सरकारी कार्यवाही हो सकती है. और डिस्क्लोजर करना मस्ट है, प्रोमिनेंट एंड क्लियरली डिस्प्लेड इन द एंडोर्समेंट, मेकिंग देम एक्सट्रीमली हार्ड टू मिस. दोनों जो एंडोर्समेंट करते हैं ना जो लोग, ये जरूरी है. और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की तरह जरूरी है कि आप किसी ब्रांड का अगर प्रमोशन कर रहे हैं, जनता को पता होना चाहिए कि प्रमोशन है. क्योंकि इससे क्या है, अल्टीमेटली किसका नुकसान है, सरकार का तो नुकसान है ही. आप प्रमोशन नहीं करोगे तो उस केस में कोई हिडन चीजें ऐसी रह जाती हैं जिसके ऊपर केस बन सकता है. तो अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो और आप एंडोर्समेंट करते हो, स्पॉन्सर्ड चीजें लाते हो, पेड प्रमोशन करते हो, तो उसको आपको बोलना जरूरी है, चाहे वो आप सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो. अदरवाइज 50 लाख तक की पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है. नेक्स्ट, टाइटर डिस्क्लोजर नॉर्म्स फॉर इन्फ्लुएंसर, ये उसी का सब पार्ट है, मुझे ET से मिला है, जिसमें उन्होंने कहा, ये न्यूज पहले जो है ET में ही छपी थी. और इसी को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि ब्रांड्स एंगेज कंटेंट क्रिएटर्स विद लार्ज फॉलोअर्स बेस को, जो जो लोग प्रमोशन करते हैं, तो सीधे आप बोल दीजिए कि ये पेड प्रमोशन है, कोई इशू नहीं है, जनता को बताइए, वरना आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है. Now, government policy model is stalling production of biodegradable plastic. एक सवाल उठ रहा है कि जो प्लास्टिक हम लोग यूज करते हैं वो वन टाइम यूज है या बायोडिग्रेडेबल है. मतलब एक बार यूज करके आप उसको फेंक दें तो वो तो सिस्टम में घूमती रहती है ना, और जो बायोडिग्रेडेबल होती है एक बार यूज करके उसे आप दोबारा यूज तो कर भी सकते हैं, और साथ ही साथ वो हमारे एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट नहीं डालती, वो घुल जाती है, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाता है. बायोडिग्रेडेबल है, रीयूजेबल है या रिसाइकलेबल है, ऐसे कहना चाहिए. सो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स को ये प्रॉब्लम है कि ये जो चीज है ना वो क्लियर नहीं है. और साथ ही साथ मल्टीपल मिनिस्ट्रीज में इस बात को लेके एक लोग जैम है, एक क्लैरिटी नहीं है, चीजें स्टक पड़ी हुई हैं कि प्रोडक्शन कैसे किया जाए सिंगल प्लास्टिक यूज का, और इसका अल्टरनेटिव क्या है. क्योंकि जब तक सरकार कोई कुछ चीजें अप्रूव नहीं करती है, सिंगल टाइम यूज प्लास्टिक को आप कैसे बैन करोगे. अगर बैन करते हो तो उसका अल्टरनेटिव क्या है, लोग कैसे कमाएंगे, कैसे आगे जाएंगे, उस चीज की बात हो रही है. नाउ कि जो क्वेश्चन उठता है कि जो हम लोग प्लास्टिक यूज कर रहे हैं क्या वो बायोडिग्रेडेबल है. 8 months आफ्टर द सेंटर बैन सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसमें 8 महीने बाद की बात अभी हो रही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है, एंड पेव द वे फॉर द यूज ऑफ, जब से किया गया है तब से ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का यूज किया जा रहा है. पर सवाल है कि क्या वो वाकई बायोडिग्रेडेबल है, क्या वो वाकई इकोनॉमी इको फ्रेंडली है. A consequence of this that many who are not unable to manufacture single-use plastic goods and invested in making biodegradable alternatives are unable to produce them and stare at an uncertain future. जो लोग इसको नहीं बना पा रहे या इसको नहीं उनको मिल पा रही है प्लास्टिक, वो लोग क्या करें, उनके लिए क्या ऑप्शन है. तो इसको लेने के चक्कर इस बात पे इस चीज को हाईलाइट किया गया है. Now BIS has established a provisional protocol of testing biodegradable plastic that says 90% biodegradation should be achieved to pass the test. तो जो प्लास्टिक बन रही है उसमें 90% ही जो उस टेस्ट को पास कर पा रहे हैं बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक में.
विच मे टेक अप टू 2 ईयर, जिसको पूरा कंप्लीट करने में, इस प्रोसेस को, प्रोटोकॉल को फॉलो करने में 2 साल का समय लगेगा। विच ऑफर्स एडिटिव टेक्नोलॉजीज दैट व्हेन एडेड टू रेगुलर सिंगल यूज प्लास्टिक मेक्स देम बायोडिग्रेडेबल, मतलब समय लगेगा इस चीज को अचीव करने में। तो उसके लिए अल्टरनेटिव क्या है लोगों के लिए? Environment Ministry in its notification of July 22 banning single use plastic allowed manufacturers to get a provisional certificate valid जून 2023 तक के लिए। एक सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए आपको सर्टिफिकेट लेना था प्रोविजनल 2023 तक के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिसको जिसको अलाउ करना था सीपीबीबी को, मतलब वो सेंट्रल पोल्यूशन लेना था सर्टिफिकेट फ्रॉम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, आपको ये लेना था सर्टिफिकेट 23 तक के लिए, अलाउिंग देम टू मेक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक गुड्स। तो ये आर्टिकल इस बात को हाईलाइट करता है, ये एक्चुअली ये रियली में एग्जिस्टेंस में है कहाँ, क्योंकि ये जो सवाल है, कई सारे जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका भी सवाल है, और साथ ही साथ हमारे जो वन सिंगल टाइम यूज जो प्लास्टिक है उसका सिस्टम में पड़े रहने का भी सवाल है। तो अभी भी ये हाईलाइट कर रहे हैं कि जो सवाल अभी भी सवाल ही बना हुआ है, इसका कोई रिजल्ट नहीं है जब तक ये लोकजाम खत्म नहीं होगा। और अभी सरकार तो क्या इस पे स्टेप लेगी वो तो 2024 की बात पता ही चलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा गूगल एक्सेस 12,000 जॉब्स फॉर 6% ऑफ इट्स वर्कफोर्स। ये तो एक गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है, पर जब इतने बड़े अमाउंट का ले ऑफ होता है, लोग निकाले जाएंगे, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात भी हमारे सामने आती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हमारे सामने आती है, और एसडीजी के जो गोल हैं, हम भूख को मिटाना, रोटी कपड़ा और मकान वाली जो बातें हैं, सबको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले, उसकी भी बात होती है। पिचाई ने इसके लिए डीपली सॉरी बोला है फॉर द ले ऑफ जॉब्स बीइंग कट अक्रॉस प्रोडक्ट एरियाज लीज एंड रीजन। पर जिसकी नौकरी गई, जिन लोगों को इफेक्ट किया, वो एक्चुअली करे तो करे क्या? तो ये सवाल एक्चुअली डेटा के हिसाब से नहीं, ये सवाल क्रिएट हो सकता है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के हिसाब से, और जो जो हमारा वर्ल्ड गोल है एसडीजी का, कि सबको रोटी कपड़ा मकान और नौकरी बराबर मुहैया हो, जो उनके गोल है, उसको अचीव करने में हमारे देश में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सवाल है इस आर्टिकल के साथ। ये गुड टू नो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करी, पर इसको आप ऐड कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में फॉर श्योर। Now, Google becomes latest tech company to trim staff as boom that industry rode during the pandemic. एब्स पेंडेमिक का मतलब, जो पेंडेमिक का टाइम तो झेल गई सारी कंपनियां, लेकिन उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस अब इकोनॉमीज में दिखाई दे रहे हैं। अभी स्विगी ने भी ले ऑफ कर दिया, कुछ दिन पहले अमेजोन ने ले ऑफ किया था, गूगल का नाम आ रहा है, और स्लो डाउन की सिचुएशन आ रही है। तो ये सारे सिम्टम आप देखते जाइए, ये सारे सिम्टम स्लो डाउन, रिसेशन की तरफ हमको लेकर के जाते हैं। ना इंश्योरेंस सेक्टर, आईआरडीए ने कहा है कि हमको 2024 तक 50,000 करोड़ रुपए का इन्फ्यूजन चाहिए। इन्फ्यूजन का मतलब हो गया हमारे पास और पैसे चाहिए, सो दैट कि हम एक्सपेंशन कर सकें। तो 50,000 कैसे आएगा? ये कॉन्ग्लोमरेट से आएगा। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब होता है दूसरी कंपनियों से पैक्ट करके हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। नाउ साइट्स हेल्दी रिटर्न ऑन इक्विटी एज ए पॉजिटिव टू स्पर कॉर्पोरेट इन्वेस्टर टू इन्फ्यूज कैपिटल। तो वो चाहते हैं कि बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स वो है वो आईआरडीए से कॉन्ग्लोमरेट कर ले, बड़ी बड़ी कंपनियां मिलकर एक ब्रांड बना लें, और उसके साथ ही साथ 50,000 करोड़ का इन्फ्यूजन हो जाए, तो ये जो ब्रांड है, जो सरकारी ब्रांड है ऐसे कहना चाहिए, वो आगे बढ़ सकता है। ये टारगेट है 2047 तक का टारगेट है उनका, सॉरी नॉट 24, 2047 तक का टारगेट है। अच्छा, समझने वाली बात यहाँ पे क्या है कि आईआरडीए क्या है? सो आईआरडीए इज एन ऑटोनोमस एंड स्टैट्यूटरी बॉडी विच इज रीजनेबल फॉर मैनेजिंग एंड रेगुलेटिंग इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन द इंडिया। सो ये हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, ऑटोनोमस और स्टैट्यूटरी बॉडी है। IRD is a 10-member body, a chairman, full 5 members, 4 part members। ये तो ठीक है, इसको समझने वाली बात है, और इसको 1999 के पार्लियामेंट एक्ट के तहत बनाया गया है, और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। ठीक है, तो हो गया फैक्चुअल। उसके साथ ही साथ थोड़ा सा बैकग्राउंड ये लेते हैं कि 1950 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनलाइज इंडियाज इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस सेक्टर है इंडिया का, उसको नेशनलाइज कर दिया एंड स्टैब्लिश लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और एलआईसी का गठन किया 1950 में। ये भी फैक्चुअल हो गया। इन 1990 द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ओपन अप द इंश्योरेंस सेक्टर फॉर टू प्राइवेट प्लेयर्स, और 1990 में आपको याद होगा 1991 के रिफॉर्म्स, उसके पहले की बात है। अ कमिटी वाज सेट अप टू प्रपोज रिफॉर्म्स एंड द आईआरडीए वाज फॉर्म। ठीक है, सो 1990 में आईआरडीए का फॉर्म हुआ, तो 1995 में एलआईसी को गठित किया गया स्टैट्यूटरी पार्लियामेंट एक्ट के बाद, सॉरी बाय मिस्टेक,
1950 में LIC का गठन हुआ और 1990 में IRDA का गठन हुआ, ठीक है, अपने जो चीजों को, जो नियमों को रेगुलेट करने के लिए और रिफॉर्म्स करने के लिए। तो ये क्वेश्चन प्री के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नाउ छोटे छोटे बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन है। पाकिस्तान ने जो रशिया से तेल तेल लेने की बात को पक्का कर लिया है। क्यों? ये म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट है। सिर्फ इस्लामाबाद पाकिस्तान ने नहीं, रशिया ने चाइना और इंडिया से भी कहा था कि आप मेरे अच्छे मित्र देश हो, तो आप हमसे तेल ले लीजिए। क्यों? क्योंकि रशिया के ऊपर बैन लगा हुआ है, सैंक्शंस लगे हुए हैं वेस्टर्न कंट्रीज के। तो उसके चलते म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट के तहत पाकिस्तान ने तय टू बाय ऑयल गैस फ्रॉम रशिया फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट। ये गुड टू इन्फॉर्मेशन है, जो GS3 में ऐड कर सकते हैं, GS1 में हम ऐड कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन में ऐड कर सकते हैं। और ये ध्यान दीजिएगा कि ये एक टाइमलाइन की इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान के पहले चाइना और इंडिया से भी रशिया अपनी बात कर चुका है वेस्टर्न इकोनॉमिक सिचुएशन को देख करके, उसके ऊपर जो बैन सैंक्शंस लगे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। नाउ डिजास्टर से जो तिब्बत से एक न्यूज है कि वहां पे एक अवलांच ट्रॉल हुआ, राइज किया, जो 28 as 1000 रेस्क्यूअर्स जॉइंट सर्च। वहां पे एक अवलांच गिरा जिसकी वजह से वहां पे कुछ जो है बैक माय मिस्टेक, बहुत लोग, जो 1000 रेस्क्यूअर वहां लोगों को बचाने के लिए गए हुए हैं। सो मोर बॉडीज वर फाउंड ऑन फ्राइडे फॉलोइंग एन अवलांच दैट बरीड व्हीकल्स आउटसाइड अ हाईवे टनल इन तिब्बत, रेजिंग द डेथ ऑफ अल्टोल 28, मतलब 28 लोगों की मृत्यु हो गई और वो एक एवलांच लोगों पर गिरा और 1000 से ज्यादा रेस्क्यूअर वहां पे बचाने के लिए गए हैं। इस न्यूज को थोड़ा एक्सपैंड करते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। इस न्यूज का पोटेंशियल देखिए क्या है। तो पहली बात तो ये कि अवलांच क्या होता है। सो अवलांच इज अ मैस ऑफ स्नो स्लाइडिंग डाउन अ माउंटेन साइड, जैसे देखिए गिर रही है यहाँ पे नीचे, ये स्नो आ रही है ना। अवलांचेस आर ऑल्सो कॉल्ड स्नो स्लाइड्स, देयर इज नो डिफरेंस इन दीज टर्म्स। तो क्या है, एक बहुत बड़ा मास ऑफ स्नो, बहुत बड़ा मास, बहुत बड़ा टुकड़ा कहना चाहिए, या ग्रुप है स्नो का, और स्लाइडिंग डाउन जो नीचे आ रहा है पहाड़ से बहुत तेजी के साथ, इसको स्नो स्लाइड भी कहते हैं। दूसरी बात कि कैसे फॉर्म होते हैं स्नो स्लाइड, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये इस न्यूज का पोटेंशियल ये है कि अवलांच कैसे बनते हैं, अवलांच एक्चुअली वो उनका डेफिनेशन क्या है, ठीक है, ये जरूरी है। ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से, ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट, जो बच्चे पर तैयारी कर रहे हैं ज्योग्राफी में कवर भी कराया जाता है ना। टेम्परेचर इज द, तो पहला पॉइंट है कि टेम्परेचर इन द टॉप लेयर ऑफ स्नो डिक्रीज, जो ऊपर की लेयर होती है जो स्नो की, वो उसका टेम्परेचर नीचे आ जाता है। द लेयर ऑफ स्नो क्लोजेस्ट टू द ग्राउंड मेंटेन इट्स टेम्परेचर, और जो नीचे की लेयर की जो जो स्नो है वो अपना तापमान मेंटेन रखती है, कॉजिंग अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर लेयर्स ऑफ स्नो, और जिसकी वजह से ऊपर की और नीचे की लेयर में डिफरेंस आता है उसके तापमान में ना। इवेपोरेशन बिगिंस, अब क्या होता है, इवेपोरेशन चालू हो जाता है टू अकर इन द लोअर लेयर डिस्टर्बिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द स्नो अबव, और इसकी वजह से क्या होता है, जो लोअर लेयर है वो डिस्टर्ब मूव करने लग जाती है, उसकी स्टेबिलिटी में कमी आती है। नाउ द अपर लेयर्स ऑफ स्नो लूज ग्रिप एंड बिगिन टू स्लाइड कॉजिंग एन एवलांच, जब नीचे की लेयर हिली तो ऑब्वियसली ऊपर की लेयर में मूवमेंट आया, वो गिरना चालू हो जाती है। तो सबसे पहले ऊपर की लेयर का तापमान गिरा और नीचे की लेयर का तापमान सेम रहता है, और उसके साथ जो मेंटेन के रखता है, लेकिन जैसे क्या होता है, नीचे की जो ऊपर की जो लेयर वो ठंडी ज्यादा हुई तो नीचे हलचल होती है, जिसकी वजह से ऊपर की लेयर गिरनी चालू होती है, इसे कहते हैं अवलांच। नाउ नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व से, कि हमारा जो 5 मंथ का लास्ट इंक्रीज टू 5 मंथ्स हाई, जब हमारा जो टारगेट हिट हो गया है या नंबर बढ़ गए हैं, वो है $572 बिलियन का रिजर्व हमने पाया, हमारा हो गया है। और ये एक फैक्चुअल के साथ साथ एक सवाल पैदा करता है कि फॉरेक्स रिजर्व क्या है, उसको समझेंगे अभी। इस न्यूज में भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है, आपको मैं दिखाती हूँ प्री और मेंस दोनों के वापस से, क्योंकि अगर बेसिक क्लियर होगा तो सब कुछ लिख पाओगे ना, तो बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे हम। और दूसरी इंपॉर्टेंट जस्ट गुड, ये एक फैक्चुअल डेटा है कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट टॉड कॉट इन ऑस्ट्रेलिया, अ केन टॉड, जिसका नाम है टॉडजिला रखा गया है। ये सबसे बड़ा अभी तक का जो है टॉड माना गया है, जिसे आप समझते हैं टॉड एक टाइप है मेढक का। एंड रेंजर्स टू बी द वर्ल्ड्स बिगेस्ट, इट्स हेल्ड बाय द रेंजर इन कॉनवे नेशनल पार्क क्वींसलैंड में इसको देखा गया। सब वेट 2.7 kg है, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लार्जेस्ट टॉड 2.65 का है, और ये 2.7 का निकल गया है, तो ये इसको आगे छोड़ गया है, और ये टॉडजिला इसका नाम रखा गया है। तो ये आपकी प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, पर साथ ही साथ ये टॉड है, इसके साथ कभी हम फ्रॉग, टॉड और कई सारे नाम है, टाइप्स हैं उनके, जो एज के हिसाब से, उनकी ब्रीड के हिसाब से, तो वो प्री के लिए आप इसको साइंस में कवर कर सकते हैं। अब देखते हैं कि फॉरेक्स का एक्चुअली मतलब क्या है। तो फॉरेक्स रिजर्व्स आर एक्सटर्नल एसेट इन द फॉर्म गोल्ड, जो एक्सटर्नल एसेट्स होती हैं, जो मतलब बाहर की एसेट्स जिसको हम अपने पास रखते हैं। एक्सटर्नल एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल, ठीक है, मतलब बाहरी। अब वो कौन सी एसेट हो सकती हैं? गोल्ड,
एसडीआर और फॉरेन करेंसी, जिसको कहते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ आईएमएफ, और फॉरेन करेंसी एसेट्स को कहते हैं, जो होती हैं वो हमारी एक्सटर्नल एसेट्स हैं, और फॉरेक्स रिजर्व उसी को मिलकर के बनता है। तो कैपिटल इनफ्लोज टू बी कैपिटल मार्केट, एफडीआई एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, जिसमें आती है किसमें, फॉरेन करेंसी एसेट्स में ये सब चीजें आती हैं, एंड रिजर्व इन द आईएमएफ। तो फॉरेक्स क्या है, फॉरेक्स क्या है, फॉरेन करेंसी एसेट्स का, गोल्ड रिजर्व का, स्पेशल ड्राइंग राइट्स का, और रिजर्व ट्रांस इन आईएमएफ। ये सवाल सारे प्री में पूछे गए हैं, इन सबको एक्सप्लोर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, होमवर्क है। मैंने से आपको चार्ट दिया है समझाने के लिए कि एक्चुअली आईएमएफ फॉरेक्स क्या होता है। तो ये सब मिलकर के फॉरेक्स बनाते हैं। तो कह रहे हैं हमारे फॉरेक्स के नंबर बढ़ गए हैं, उन्होंने कहा $572 बिलियन हो गया है। तो ये न्यूज तो एक एक छोटा सा कोने में है, लेकिन इससे एक्सपोजर कितना बड़ा है, फॉरेक्स क्या होता है, वो किन किन से मिलके बनता है। आउट ऑफ दीज फॉरेन करेंसी एसेट्स आर द बिगेस्ट कंपोनेंट फॉलोड बाय द गोल्ड। सबसे ज्यादा फॉरेन करेंसी जो होती है वो सबसे ज्यादा होता है पार्ट फॉरेक्स रिजर्व का, उसके बाद गोल्ड का नंबर आता है। और स्पेशल ड्राइंग राइट्स और आईएमएफ दोनों, सॉरी ट्रांच, रिजर्व ट्रांच, दोनों ही प्री में पूछे गए हैं। आप इसको अपने नोट्स में रिवाइज कर सकते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से देख करके भी आप आंसर इसका ले सकते हैं। ना इंपॉर्टेंस क्या है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, कि अगर इसका इतना रिजर्व बढ़ गया तो उसका फायदा क्या है, तो हमारी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इकोनॉमी के लिए। कॉन्फिडेंस इन द मॉनेटरी एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, से क्या होता है कि देश की मॉनेटरी और एक्सचेंज रेट पॉलिसी पे प्रभाव पड़ता है। ड्यूरिंग टाइम ऑफ एनी क्राइसिस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम टू रेस्क्यू ऑफ एनी कंट्री, मतलब अगर आपके पास कोई भी क्राइसिस आए, फाइनेंशियल क्राइसिस आए, तो फॉरेक्स रिजर्व उसको उसको आपको कम करने में मदद करता है। And it helps the central government RBI को to enhance the capacity of controlling the foreign exchange market and stabilize the foreign exchange rate। और RBI को मदद करता है अपनी एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को और उसके रेट को स्टेबलाइज करने में भी मदद करता है। ये सवाल भी प्री में पूछे गए हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से क्या फायदे हैं, और साथ ही साथ फॉरेन एक्सचेंज का सिग्निफिकेंस क्या है, एक्सचेंज का, रिजर्व का। तो ये प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट चीज थी। आगे समझते हैं कि हमारा जो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में जो मीट चल रही थी वो खत्म हो गई है, और साथ ही साथ जो हमारी IMF की MD है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, उन्होंने कुछ चीजें कही हैं कि फ्रेगमेंटेशन कैन कॉज 7% ऑफ ग्लोबल GDP। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है विखंडन। अगर लोग आपस में विखंडन करते रहेंगे, देश बटे रहेंगे, तो उसका कॉस्ट क्या होगा, 7% ऑफ GDP। ये मेन से क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, मेन से क्वेश्चन कि फ्रेगमेंटेशन कैन कॉज 7% ऑफ ग्लोबल GDP, व्हाट डज इट मीन एंड व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट। ये मेन से क्वेश्चन सीधे ऐसे उठते हैं लाइन से। नाउ आस्किंग द वर्ल्ड टू बी pragmatic and collaborate, IMF chief Christina Georgieva on Friday said fragmentation can cost up to 7%. If we don't unite now, we will face significant risk to the economy and people's well-being। ध्यान दीजिएगा, हमारा G20 प्रेसिडेंसी का जो टैग लाइन है वो है वसुधैव कुटुंबकम। ध्यान दीजिएगा, वसुधैव कुटुंबकम, इसका मतलब है कि पूरी पृथ्वी है वो एक परिवार की तरह है। तो यहाँ पे भी वही बात वो बोल रही है कि फ्रेगमेंटेशन, जो विखंडन है, अगर देश बट के रहेंगे तो वो हमारी जो GDP, ग्लोबल GDP का कितना होगा, 7% होगा। तो क्या इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। शी सेड ड्यूरिंग अ सेशन ऑन ग्लोबल इकोनॉमी ऑन द लास्ट जो द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 23 में लास्ट उन्होंने बात बोली। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मैनेजर स्टडी if we look at the medium term growth prospect, how we handle सप्लाई चेन इश्यूज and that will decide our future prospect। ठीक है, अगर हम छोटे मीडियम टर्म की ग्रोथ को देखेंगे तो हम लंबे समय की सप्लाई चेन मैनेज इशू को कैसे कवर कर पाएंगे। और क्योंकि वो IMF की MD हैं, और अभी हमने देखा कि IMF एक ग्लोबल लेंडर है, उधारी देने वाला, सप्लाई चेन। तो अगर हम देश बटे रहेंगे तो जिन देशों को समस्या आ रही है उनको सपोर्ट कैसे मिलेगा, जैसे कि इंडिया श्रीलंका को दे रहा है। तो अगर हमारे संबंध आसपास के देशों से हो, ध्यान दीजिएगा, अगर सार्क के देशों में हमारा सपोर्ट अच्छा हो तो जिन सार्क के देशों को समस्या आ रही है डेवलपिंग कंट्रीज में, उनको भी हेल्प मिल सकती है। तो हम लोग बढ़ के आगे बढ़ सकते हैं ना, साथ में आकर के। इस बात को वो कहना चाह रही हैं। तो न्यूज का पोटेंशियल उसको पढ़ने के बाद एक्सप्लोर करिए कि उससे क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं। ये तो मैं सिर्फ एक चीज बोल रही हूँ, कुछ दिन पहले आर्टिकल, कल ही के आर्टिकल में था कि उन्होंने कहा कि G20 की प्रेसिडेंसी के टेबल को हम लोग ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज के रूप में आगे लेके जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल साउथ के जो देश हैं वो सारे डेवलपिंग देश हैं।
ठीक है, जिसमें आपका इंडिया उसकी फ्लैगशिप कंट्री बन सकती है, उसको एनहांस करने में, एक्सपैंड करने में। तो ये सारी बातें कनेक्टेड हैं आपस में, जो ये बातें कही जा रही हैं। और इसी वजह से मेंस में जब भी आप आंसर राइटिंग करें या प्री की तैयारी करें, कोशिश करें टॉपिक को एक्सप्लोर करने की। आगे चलते हैं। एल नीनो लाइकली टू अफेक्ट लेटर पार्ट ऑफ मॉनसून। उन्होंने कहा, एक्सपर्ट ने कहा है, न्यूज आई है पुणे से, कि अभी मॉनसून के टाइम में एल नीनो को एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, और एनसो इसका फुल फॉर्म होता है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, इसका नाम है। तो ये कह रहे हैं कि जो अभी हम जो लानिना के बाद एल नीनो की घटना होती है, उसको वो एनहांस कर, वो उसको पिन पॉइंट करते बोल रहे हैं कि इस साल हम एल नीनो की घटना को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सवाल आ गया, प्री का सवाल कई बार आता है, पूछा गया है, और मेंस में भी पूछा गया है कि एल नीनो घटना क्या है, इसका देश में प्रभाव क्या होता है। तो फटाफट देखते हैं कि जब जस्ट नटशेल में देखते हैं कि जब हमारे पॉजिटिव फेज का मतलब है कि जब आपका एल नीनो की जो घटना है, अभी आगे देखते हैं कि हमारे देश के लिए क्या है। जब इस भाग में, ध्यान दीजिएगा, जब इस भाग में जो पैसिफिक, जो इक्वेटर है, इक्वेटर के पश्चिम में जब वार्मनेस हो, और इक्वेटर के ईस्ट में, पूरब में जब ठंडक हो, तो हमारा जो है ये पॉजिटिव फेज होता है, हमारे देश में इसकी प्रॉपर बारिश आती है, अगर ऐसा होता है तो, और यहाँ के इलाके में सूखा पड़ता है। बट जब इक्वेटर के पूरब में गर्मी ज्यादा हो, पानी में गर्मी, ऐसे मैं आपको नक्शे में बता रही हूँ कि उसका टेम्परेचर ज्यादा हो, तो हमारे देश और यहाँ के पास के देशों में सूखा पड़ता है। ठीक, ये एक इंडिया के प्रभाव से मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं कि नॉर्मल ईयर में क्या होता है। इक्वेटर के पास की जो टेम्परेचर, हम सब जानते हैं कि इक्वेटर पे सबसे ज्यादा सूरज की रेखाएं पड़ती हैं, रोशनी पड़ती है। तो उस केस में नॉर्मल ईयर में क्या होता है कि अफ्रीका के इस तरफ आप देखिए, इस इलाके में जो है टेम्परेचर ज्यादा होता है, और दक्षिण दक्षिण अमेरिका के इस कोने में ठंडक होती है। और ये साइकिल ऐसे घूमती रहती है। ठंडी हवाओं से क्या होता है, हमारे पास जो मानसून बन के आता है, बारिश ज्यादा लेकर आता है, पानी ज्यादा लेकर आता है। बट एल नीनो वाले साल में क्या होता है कि ये जो पानी का टेम्परेचर है, वो यहाँ ना बन के दक्षिण अमेरिका के इस तरफ क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो भी पानी घूम के यहाँ ट्रैवल करता है, वो गर्म पानी लेकर के आता है। और पानी का जो प्रेशर है, जो तापमान है, वो यहाँ आते आते, जो उसमें वाष्प बनना चाहिए मानसून के लिए, वो यहाँ आते आते डेड हो जाता है, और इसकी वजह से यहाँ के इलाकों में सूखा पड़ जाता है। ठीक है, देखिए, और इसकी जो अपोजिट की सिचुएशन है, उसे कहते हैं लानीना। लानीना की सिचुएशन में क्या होता है, यही वाला जो पहला वाला पॉइंट है, ये वाली सिचुएशन एल नीनो है, तो उसकी जो अपोजिट की जो सिचुएशन है, वो लानीना की है, जिसमें हमारे अफ्रीका के इस इलाके में और फिलीपींस के इस इलाके में पानी में टेम्परेचर ज्यादा है, जो कि ऑपोजिट है, और ये हमारे लिए ठीक भी है, इससे आसपास के इलाकों में सूखा नहीं पड़ता है। पर अगर ये जो पानी का टेम्परेचर है, वो जब इस इलाके में कन्वर्ट होता है, तो ऑसिलेशन की जो घटना है, पानी के मूवमेंट की जो घटना है, उससे हमारे यहाँ के इलाकों में सूखा पड़ता है, जो हमारे लिए एक डेंजरस सिचुएशन है, ये कहा जा रहा है। ओके, अब समझते हैं कि लानीना और एल नीनो में फर्क क्या है। कि लानीना में द ट्रेड विंड्स बिकम स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल। ठीक है, ये पहले लानीना की जो सही से अच्छी सिचुएशन उसकी बात हो रही है कि ट्रेड विंड्स जो है वो स्ट्रॉन्गर हो जाती है नॉर्मल से। ट्रेड विंड्स कॉज वार्मर वाटर्स इन वेस्ट। पश्चिम में जो है वो गर्म पानी का जो धाराएं वहां बहती हैं। द सी सर्फेस टेम्परेचर रिड्यूसेस अक्रॉस द ईस्टर्न पैसिफिक बाय दिस टेम्परेचर। लानीना इवेंट्स अकर हाफ द अमाउंट ऑफ एल नीनो इवेंट्स डू। और जो है वो जो अमाउंट है, वो अल नीनो का जो पानी का जो लेवल है, उससे आधे पानी के लेवल की बात की जा रही है, उसका टेम्परेचर यहाँ पर लेती है लानीना, जो ठीक है। इस वजह से जो घटना है, जो एल नीनो की घटना के एडवर्स चला जाता है ये। और एनहांस अपवेलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट रिच वाटर, इंक्रीजिंग फिश पॉपुलेशन अलोंग साउथ अमेरिका कोस्ट। तो ठीक है, इससे उसके पानी को अपवेल मतलब ऊपर लेके आने से जो न्यूट्रिशन भी होता है वहां की वाटर बॉडीज के लिए, या वहां की वाटर स्पेशीज के लिए। और लीनो में क्या होता है कि ट्रेड विंग्स वीक पड़ जाती हैं, जैसे मैंने कहा, वहां तक आते आते जो उनकी वार्मनेस है, जो उनका तापमान है, जो बारिश के लिए जरूरी है, वो खत्म हो जाता है, क्योंकि इनमें पावर नहीं बचती है। ट्रेड विंड्स कॉज वार्मर वाटर्स इन ईस्ट। उससे क्या होता है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, ईस्ट पैसिफिक का टेम्परेचर बढ़ता है। और ये 3 से 7 साल की घटना है, पर कुछ लोग जो और ज्योग्राफी में 9 ईयर्स की घटना बताई जाती है एल नीनो की, वो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। पर समझने वाली बात यह है कि एल नीनो में जो तापमान का जो ये पिक्चर प्रेजेंटेशन है, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है, इसको आप यूज करिए समझने के लिए, और बाकी कंटेंट आप ज्योग्राफी से उठाइए। ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके,
अब बढ़ते हैं आज की जो न्यूज है कि अहोम ब्यूरियल साइट्स, मतलब जो जहाँ पे दफनाया जाता है बॉडीज को, उन ब्यूरियल साइट्स को जो अहोम की हैं, असम की हैं, उसको अहोम पहले बोला जाता था। अहोम, ये पूछा भी गया है कुछ जगहों की इनके पुराने नाम क्या थे, तो अहोम असम का पुराना नाम है। तो वहां की साइट्स को यूनेस्को में रजिस्टर किया गया है, उस मतलब लिस्ट किया गया है। और लिखा हुआ असम शेरेडो, उसका नाम है शेरेडो मैडम्स, फ्रॉम 52 साइट्स अक्रॉस द कंट्री टू बी नॉमिनेटेड फॉर वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस के लिए नॉमिनेट किया गया है। नाउ द सेंटर हैज डिसाइडेड टू नॉमिनेट असम शेरेडो मैडम्स, नाम को याद रखिएगा, द अहोम इक्विवेलेंट ऑफ एंशियंट इजिप्शियन पिरामिड्स, जो बराबर है एंशियंट इजिप्ट पिरामिड्स के, फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिस ईयर स्टेटस दिस ईयर। Okay. There is a currently no World Heritage Site in the category of cultural heritage in the Northeast. Northeast में से कोई World Heritage Site अभी तक नहीं है. The dossier to push the cache of the Sheredo Madam was prepared in the collaboration with the Archaeological Survey of India, Assam Chief Minister. और ये कह रहे हैं कि ये जो रिप्रेजेंट करता है 13वीं से 19वीं सदी के जो टाइम था, उसमें जो माउंट ब्यूरियल ट्रेडिशन था उनका, थाई अहोम कम्युनिटी का असम में, उसको रिप्रेजेंट करता है, जो अमंग 52 साइट्स हैं अक्रॉस द कंट्री, जिसमें से ये उनको रिप्रेजेंट करता है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग के लिए इसको नॉमिनेट किया जा रहा है। अहोम रूल लास्टेड फॉर, अब वो कह रहे हैं कि जो अहोम रूल था वो 600 साल तक के लिए था। ब्रिटिश एनेक्स असम इन 1826 और शेरेडो मोर देन 400 किलोमीटर ईस्ट ऑफ गुवाहाटी, और शेरेडो जो जगह है वो 400 किलोमीटर ईस्ट है गुवाहाटी के। वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द अहोम डायनेस्टी फाउंडेड बाय शाओ लंग सियू कापिया इन 1253। ये प्री में ऐसी चीजें पूछी जाती हैं, इसके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। नाउ अब समझते हैं कि एक्चुअली इसके अलावा जो फैक्चुअल चीज ये है कि द नॉमिनेशन ऑफ शेरेडो मैडम्स हैज अटेन सिग्निफिकेंस एट अ टाइम व्हेन द कंट्री इज सेलिब्रेटिंग 400 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लशित बरफुकान। ध्यान दीजिएगा, लशित बरफुकान की हम 400वीं बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो उस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट बनता है। मिस्टर शर्मा सेड लशित बरफुकान वाज अ लेजेंडरी अहोम जनरल हु फॉट द मुगल्स इन 1671। उनको हराने वाले वो एक फेमस जनरल थे, और उनकी हम बर्थ एनिवर्सरी इस बार हम मना रहे। और यहाँ से इस असम से और नॉर्थ ईस्ट से कोई हेरिटेज साइट है भी नहीं, तो उसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। आप देखिए इस मैप में कि जो ये वाला इलाका है ये अहोम का इलाका है, जहाँ पे ये जोरहट है, अहोम किंगडम, और ये किंगडम ऑफ मणिपुर था, कचारी किंगडम और कोच किंगडम सा। ये पुराना मैप है, हिंदू मैपर से लिया है मैंने इसको। और यहाँ पूरा इलाका ये मुगल एम्पायर का था, तो ये एक फाइट थी जिसमें उनका नाम लिया गया। साथ ही साथ इफ यू रियली वांट टू एक्सप्लोर दिस आर्टिकल, इंडियन एक्सप्रेस का बहुत डिटेल आर्टिकल है जो रूप कुमार दत्ता ने लिखा हुआ है, इसे आप डिटेल में पढ़िए और मेंस के पर्पज से साथ ही साथ प्री के पर्पज इसको तैयार करिए, ये पूछा जा सकता है। ओके, नाउ एक केस स्टडी आई है नीम हंस की तरफ से कि एक्चुअली जो एल्डरली लोग हैं उनमें बिंज वॉचिंग, मतलब टीवी को देखने के जो नंबर्स हैं वो ज्यादा हैं, परसेंटेज ज्यादा है, और इसे हमें कम करना चाहिए। टेक्नोलॉजी को उतना ही यूज करें जितना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो, हमारी हेल्थ को एडवांस करता हो, ना कि उसे खराब करता हो। उसके साथ ही साथ हमारी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जो है, मतलब एक जगह बैठे खाना, घंटों एक जगह बैठ रहना, मूवमेंट कम रखना, और जो है फास्ट फूड वगैरह खाना, जो लाइफ स्टाइल है इसका मतलब है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, जिसको हम आजकल खराब कर चुके हैं बाहर खाना खा के, मूवमेंट कम करके, उसके बारे में स्टडी है। और नीमहंस क्या है, नीमहंस हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस एंड इज अ सेंटर फॉर एक्सलेंस इन मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंसेस का जो है ये जो संस्था है। और नीमहंस एक सरकारी संस्था है जो समय समय पे अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करते रहते हैं, तो ये प्री के मतलब से इम्पोर्टेंट है। और जो ये न्यूज है ये साइंस वाले सेक्शन में मेंस के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट बनती है। नाउ इंडिया का एक प्रोग्राम है जिसको G20 के हेडशिप में बहुत बार हाईलाइट किया गया, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। आप इसको रेफर कर सकते हैं मेंस राइटिंग में, क्योंकि जैसे कि बोला गया कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को कम करना, तो इसका जो ये प्लान है, इनका जो पॉलिसी है हमारी सरकार की, वो क्या कहती है, प्लान टू लीवरेज स्ट्रेंथ ऑफ सोशल नेटवर्क टू इन्फ्लुएंस सोशल नॉर्म्स सराउंडिंग क्लाइमेट। मतलब जो है माइंडफुलनेस की बात जो करते हैं, सोच समझ के चीजों को प्रयोग करना। आप यूज एंड डिस्पोज इकोनॉमी की तरफ मत बढ़िए, आप उन सोशल नेटवर्क को यूज करिए और सर्कुलर इकोनॉमी में ना जाने के बजाय माइंडफुलनेस और अपनी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये कह रहे हैं लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसी लाइफ स्टाइल को अपनाएं जो एनवायरनमेंट के लिए भी फायदेमंद हो।
तो ये मुझे जैसे ही मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा तो मुझे इस पॉलिसी का याद आया। तो इस पे बेसिक क्वेश्चन मेंस पे क्रिएट हो सकता है कि लाइफ स्टाइल एनवायरनमेंट क्या कहता है और उसका इम्पैक्ट हमारी आम जिंदगियों पे क्या है, तो उसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। इसे आप ऐड करिए अपनी प्रिपरेशन में। नाउ नेक्स्ट न्यूज है जस्ट टू आईयूसीएन की लिस्ट के हिसाब से, और साथ ही साथ हमारा जो इकोलॉजी वाला पार्ट है वो तो हम मिस ही नहीं कर सकते मेंस की तैयारी में, प्री की तैयारी में। तो बार हेडेड गीस को सीज किया गया कर्नाटका में। तो वो तो एक जनरल न्यूज है। साथ ही साथ समझने वाली बात है कि बार हेडेड गीस कैसे दिखती है, तो पिक्चर उसकी यहाँ पे है। इसका जो कवरेज है वो सेंट्रल चाइना मंगोलिया में है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी माइग्रेट करके ये डक आती है। साथ ही साथ इसके जो आईयूसीएन स्टेटस है वो लीज कंसर्न है। और इसकी खास बात क्या है कि फ्लाई इवन एट द वेरी हाई ऑल्टीट्यूड। सो ये डक जैसी, इसमें तो मुझे डक जैसी ही दिख रही है, बट द पॉइंट इज इसका नाम है गीज, एक टाइप ऑफ, क्योंकि उड़ भी सकती है और ये गीज है। सो उस केस में आपको ये चीज याद रखनी है। दे कम टू द इंडिया एंड रिटर्न टू देयर होम्स क्रॉसिंग द हिमालयन रेंजेस। तो क्रॉस करके ये मूव करके हमारे देश में आती है, माइग्रेटरी बर्ड भी कह सकते हैं, और इसका नाम है बार हेडेड गीज। आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ अ बर्ड प्लस प्लस डक स्टाइल बर्ड है ये, जिसको आप ऐड करिए। और इसका खास बात जो मैंने आपको बताया वो ये है। ठीक है, now आगे बढ़ते हैं। फार्मर्स अपसेट ओवर मीगर अमाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस पेमेंट। जो हमारी जो फ्लैगशिप प्रोग्राम रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, जो उनको यहाँ पे राजस्थान में एक जो प्रोटेस्ट चालू हुआ कि इस बात पे कि जो उनको कॉम्पनसेशन मिला है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, वो कितना मिला है, 4 पैसा, 1 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया। सो ये एक प्रोटेस्ट चालू हुआ है कि जो सूखा पड़ने के बाद उनको जो रिम्बर्समेंट मिला वो इस तरीके से मिला है। और 2021 की जो खरीफ क्रॉप थी वो खराब होने की वजह से मिला है, जिसमें क्या क्या आता है, मिलेट आते हैं, क्लस्टर बीन आते हैं, मोट बीन आते हैं, ग्रीन ग्राम आती है, सिसमे आता है। ये सब चीजें हमारी खरीफ क्रॉप में आती हैं। तो सवाल यहाँ पे ये बन सकता है कि कौन कौन सी फसलें, कौन कौन सा सीजन। तो 3 तरह से है, खरीफ, राबी और जैद की जो फसल होती है, जो मानसून क्रॉप भी कहते हैं खरीफ क्रॉप को, हाई वाटर रिक्वायरमेंट के लिए जुलाई से अक्टूबर के बीच में, जिसमें राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट, जूट, उड़द दाल, मूंग दाल, तुअर दाल, सारी आती है, पूछी भी गई है प्री में। साथ ही साथ विंटर क्रॉप में आता है अक्टूबर टू फरवरी में इसकी बुआई होती है, और ये टाइमलाइन है उसका, जिसमें वीट, बार्ले, ग्राम, पीस और मस्टर्ड आते हैं। और समर क्रॉप में जो जैद की जो फसल कही जाती है मार्च और जून के बीच में, इसमें वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स भी आते हैं। जैद की फसल या जो एक, इसमें आप ध्यान देंगे कि इसमें चाय पत्ती का नाम नहीं है, तो आप ध्यान दीजिए कुछ फसलों के नाम यहाँ नहीं है, बट आप जैद और राबी और खरीफ के हिसाब से जैद की फसल को भी आप एक्सप्लोर करिए कि और कौन कौन सी फसलें इस टाइमलाइन में आती हैं। प्री के लिए इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। उसके साथ एक बाइफरकेशन यहाँ लिया है कि पैडी खरीफ में आता मेज, बाजरा और ज्वार। उसके साथ जो राबी में है वीट, बार्ले, पीस और ग्राम। पिक्चर प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है, थोड़ा दिमाग में ज्यादा आता है, इसलिए पिक्चर्स लगानी अच्छी है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, अपने प्रिपरेशन में ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, चाइना एक डैम बना रहा है तिब्बत में और इंडियन बॉर्डर के करीब। तो ये तो बहुत पुरानी कहानी है, लेकिन न्यूज में आई हुई है, क्योंकि चाइना का तो ये काम ही है कि वो साथ के साथ अपने डैम को शुरू करता है बनाना, फिर वो साथ में वो रोड बनाता है, फिर साथ में वो मॉडल गांव बनाता है। तो ये नई न्यूज है कि एक एड ऑन है कि नया डैम बना रहा है तिब्बत में। इन एडिशन टू यूजिंग वाटर एज लीवरेज, द पॉसिबिलिटी ऑफ अ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नियर द ट्राई जंक्शन कैन नॉट बी रूल्ड आउट एज चाइना हैड डेवलप्ड द सेम इन यालंग जांगपो, सेज सोर्सेज। तो थोड़ा मैप में देखते हैं ट्राई जंक्शन क्या हुआ। तो पहले उसके बाद देखते हैं कि एक्चुअली ये किस जगह की बात हो रही है। ट्राई जंक्शन है यहाँ पर उत्तराखंड के पास, ये जो जंक्शन है आप देखिए, ये पूरा तिब्बत का इलाका है। तो इंडिया यहाँ पे आया, नेपाल लगा है, सिक्किम लगा है, भूटान लगा है, और इंडिया का यहाँ जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका वो लगा है। तो देखिए कितना बड़ा बॉर्डर हम लोग कवर करते हैं यहाँ पे तिब्बत से लगा हुआ, जो जिसमें पूरा होल चाइना का है। तो आप देखिए कि ये यहाँ हमेशा एक टसल चलती रहती है इन इलाकों में, तो उसके लिए मैंने पिक्चर आपको दिखाई है। और जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चला रहा है वो यारलंग साम्पो रीजन में, उसको भी मेंशन यहाँ पे किया गया है। आगे समझते हैं। नाउ इन अ डेवलपमेंट दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न टू इंडिया एंड नेपाल, चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग अ डैम ऑन द ममजा जैंगबो रिवर इन तिब्बत क्लोज टू द ट्राई जंक्शन। ट्राई जंक्शन कौन सा है, ये वाला जो हमारा नेपाल, इंडिया, जो उत्तराखंड का ऊपर वाला इलाका है, यहाँ पे इसके पास वो क्या बना रहा है, डैम बना रहा है।
और जो एक सामरिक स्थिति की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। द डैम इज अराउंड 16 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ट्राई जंक्शन, इसी को ट्राई जंक्शन बोला जा रहा है। द डैम 16 किलोमीटर दूर है ट्राई जंक्शन से, इस तरफ होगा, एंड इज ऑपोजिट द काला पानी एरिया, ठीक है, जो भी आगे देखेंगे वो उत्तराखंड। मस्बा जांगपो ओरिजिनेट्स इन द नागरी काउंटी, जो मस्बा जांगपो जो नदी है जो नागरी काउंटी से उठती है तिब्बत से, फ्लोज थ्रू नेपाल इनटू घाघरा, और जो घाघरा में आकर मिलती है, फ्लोज थ्रू घाघरा के इक्विवेलेंट मूव करती है बिफोर ज्वाइनिंग द गंगा, गंगा से मिलने के पहले। हम सब जानते हैं कि इस इलाके में नदियों का उद्गम हुआ है, तो उसी चीज को यहाँ मेंशन किया जा रहा है। अब इसमें देखिए आप, ये हमारी करनाली रिवर है जो ये यहाँ बहकर आ रही है, इस तरफ से आप देखिए राप्ती है यहाँ पे, और ये घाघरा यहाँ पर क्रिएट हो रही है जिसमें आकर के ये मिलती है, और जो काली शारदा रिवर है वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये एक मैप मैंने आपको दिखाया टू मेक यू अंडरस्टैंड, ये करनाली यहाँ पे दिख रही है नेपाल में, तो इसी के आसपास ये इलाके की ये बात हो रही है। नाउ द सोर्स स्टेटेड दैट चाइना कुड यूज दिस डैम टू नॉट ओनली डाइवर्ट बट ऑल्सो स्टोर वाटर विच कुड लीड टू अ स्कार्सिटी इन द रीजन। सिर्फ डैम बनाना एक सामरिक स्थिति से नहीं, पानी रोकने के लिए भी काम हो सकता है, जो आगे डिस्प्यूट क्रिएट करेगा घाघरा में आकर के, कि वहां पे पहुंचने वाला पानी कम हो जाएगा, जो यहाँ तक पानी आते आते कम हो जाएगा। एंड द करनाली इन इन नेपाल, जब यहाँ डैम बना लेगा कोई, यहाँ डैम बन जाएगा फॉर एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा, अगर इतने इलाके में यहाँ सपोज करिए यहाँ पे है बन गया, तो करनाली का फ्लो भी कम हो गया और घाघरा का फ्लो भी कम हो गया। तो उस सिलसिले से ये चीज बताई जा रही है। तो ये न्यूज हमारे लिए कवर होती है ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से, साथ ही साथ हमारे आईआर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना का तो नाम चल ही रहा है, कई दिनों से चल रहा है, उसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है। और यालंग जांगपो एज अ ब्रह्मपुत्र, जब यालंग जांगपो हमारा अरुणाचल में टर्न होती है तो ब्रह्मपुत्र हो जाती है, उसका नाम बदलते हैं हम लोग यहाँ पे ना। ओरिजिनेट्स द हिमालय इन तिब्बत, एंटर्स इनटू अरुणाचल प्रदेश, ये क्वेश्चन प्री में पूछा भी गया है। पासेस थ्रू असम एंड बांग्लादेश बिफोर एम्पटिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में उतरने के पहले ये असम और बांग्लादेश को टच करते हुए जाती है, ठीक है। साथ ही साथ इसके साथ 3 टाइम्स दैट द, वो 70 गीगावाट का एक डैम बना रहे हैं वहां पे, जो 70 गीगावाट पावर को कवर करेगा, जो 3 टाइम्स दैट ऑफ कंट्रीज 3 लार्जेस्ट डैम विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट है, उसको बना रहे हैं इंस्टॉल कैपेसिटी के हिसाब से। तो वो तो एक न्यूज है, उसमें आप एड ऑन करिए। और इसमें ये सवाल ऐसा नहीं आएगा कि लार्जेस्ट और बिगेस्ट हाइड्रो पावर कहाँ बन रहा है, पर फिर भी पता होना चाहिए। चाइना टू जनरेट क्लीन एनर्जी एंड अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2060, वो और 2060 तक अपनी कार्बन न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इस डैम को बनाया जा रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट न्यूज है मनरेगा के लिए, कि एम्प्लॉयमेंट डेज जो है मनरेगा के कम हुए हैं, 5 ईयर लो, 5 साल में सबसे ज्यादा कम हुए हैं इस बार, और इसका मुख्य कारण समझा जा रहा है पेमेंट डिलेज को, कि पेमेंट डिले होती है, लोगों को अपने हिसाब से पैसा नहीं मिलता समय के हिसाब से, तो वो डेटा दे रहे हैं। और आपको याद होगा कि मनरेगा में जो अटेंडेंस कंपलसरी हो गई है इलेक्ट्रॉनिक रूप में, तो जिसकी वजह से ये चीजें नंबर्स और कम हो रही है। कुछ डेटा आया था कि महिलाओं के नंबर सबसे ज्यादा है मनरेगा में, तो अगर महिलाएं ही सबसे ज्यादा है, और आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी को ज्यादा एक्सप्लोर ना कर पाने की वजह से नंबर्स कम हो रहे हैं, इसका कारण हो सकता है अभी जो, वो तो अभी आई है, पर पेमेंट कई समय से पेंडिंग चल रही है, जिसकी वजह से ये आर्टिकल कहता है कि ये नंबर्स कम हो रहे हैं मनरेगा में लोगों के काम करने के, जिसमें से हाउस होल्ड 42 दिन, फिर कह रहे हैं 50 दिन 21-22 में, 52 दिन 20-21 में, 48 दिन 19-20 में, 51 दिन 18-19 में, तो नंबर्स कम हो रहे हैं। और ये जो नंबर्स कम होने की वजह से जो ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारी सरकार का, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। नाउ वो कह रहे हैं, तो मनरेगा एक्ट क्लियरली स्टेट दैट इट इज अ डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम, मतलब जैसा काम होगा वैसे ही आपको वेजेस मिलेगी। रिक्वायर अ बॉटम अप अप्रोच, मोर ऑफन देन नॉट द लेबर बजट पुट बाय द स्टेट्स इज ट्रिम्ड बाय द सेंटर, मतलब जो बजट स्टेट्स देते हैं उसको कम कर दिया गया सरकार की तरफ से। और फॉर द प्रोग्राम टू रन इफेक्टिवली एंड फॉर द वर्कर्स टू गेट देयर लीगल ड्यूज, द एलोकेशन शुड बी मिनिमली ₹2 लाख करोड़, ऐसा उन्होंने कहा। तो कह रहे हैं कि ये एक मांग आधारित काम है, मांग आएगी तो काम आएगा, नहीं आएगी तो नहीं आएगा। उस केस में अगर स्टेट्स इस चीज को, जो उनका खर्चा है स्टेट्स का देने का, अगर सेंटर्स को नहीं देगा तो कैसे वो लोग काम करेंगे, इस बात को हाईलाइट किया जा रहा है। तो इसको आप अपनी मनरेगा वाली स्कीम में एड ऑन करें। ओके, नेक्स्ट। नाउ अभी नेक्स्ट न्यूज है हमारी, इंडिया लीगल लैंडस्केप चेंज्ड अ लॉट। उन्होंने बोला क्यों, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो हमारे जो एक समिट में मीटिंग में बात हो रही थी, तो वो उसको एड्रेस करते हुए बोल रहे थे कि वाइल डिलीवरिंग 19th नानी
पालखीवाल मेमोरियल लेक्चर जो मुंबई में हो रहा था, उन्होंने कहा कि हमारा जो लीगल लैंडस्केप है काफी बदला है। तो इस न्यूज को समझने के लिए समझना जरूरी है कि नानी पालखीवाल कौन थे एक्चुअली, उनको देख लेते हैं। कि नानी पालखीवाल एक लेजेंडरी लॉयर थे, जिनका जो मुख्य जो नाम है वो बेसिक डॉक्ट्रिन बना को लाने में, सामने लाने में लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, वो इकोनॉमिस्ट थे, साथ ही साथ एक बहुत ही बेहतरीन लॉयर थे, और उनका मुख्य जो काम है वो केशवानंद भारती केस में देखा गया। साथ ही साथ प्रीवी पर्स में भी इनका नाम देखा गया है। तो अभी आजकल तो बहस चली रही है कि केशवानंद भारती केस की डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो इनके द्वारा इनके इनके टाइम में ही आगे आया, और मेन लैंडमार्क जजमेंट था उसमें केशवानंद भारती केस में। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि एक्चुअली पालकीवाल कौन थे, उनका सिग्निफिकेंस क्या था, और प्रीवी पर्स क्या है, या फिर केशवानंद भारती केस क्या है, उसे पूछा जा सकता है। और 98 में इनको पद्म विभूषण भी दिया गया था। तो मेरे समझ से प्री में इंपॉर्टेंट बनता है, इसको आप कवर करें। इसके साथ नेक्स्ट आता है ऑफ अ बायगॉन एरा, बहुत पुराने एरा की बात हो रही। बुद्धिस्ट एक्सकेवेशन हुआ है हमारा भरतपुर बंगाल में, और वहां पे कुछ स्तूप मिले हैं बुद्धिस्ट एरा के। तो उसकी बातें यहाँ पे की जा रही है कि भरतपुर में एक्सकेवेशन चालू हुआ, जिसकी वजह से वहां पे जो है बड़े स्तूप भी मिले हैं, और दूसरे तरह के स्तूप भी मिले हैं, उसकी बात कही जा रही है, जो कैथोलिक एज के बताए जा रहे हैं। We were looking at the cultural sequence of the stupa from where black and red were pottery belonging to the Catholic age. Catholic age की बात हो रही है। और the Buddhist stupa cannot exist in isolation, मतलब अकेले स्तूप नहीं होते हैं, उनके साथ मोनेस्ट्री वगैरह भी होती है, इसलिए वहां पे खुदाई चल रही है, उसके बहुत सिग्निफिकेंस है। तो ये जगह याद रखिएगा, और साथ ही साथ ये जो टाइम बताया जाए कैथोलिक एज में जो कौन कौन से स्तूपा हैं या कौन से स्तूपा हैं बुद्धा एरा के, वो भी हम प्री के पर्पस इंपॉर्टेंट बनते हैं। साथ ही साथ मेंस में भी इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो यूनिक स्तूपा कैसे हैं वहां पे? अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स व्हाट मेक्स अ साइट यूनिक, ये साइट यूनिक क्यों है? कि इन द टर्म्स ऑफ अदर बुद्धिस्ट साइट इन द स्टेट इज द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज स्तूप, कि दूसरे व्हाट मेक्स अ साइट यूनिक इन टर्म्स ऑफ अदर बुद्धिस्ट, कि इन द स्टेट इज द प्रेजेंस ऑफ बड़े बड़े स्तूपों से स्तूप मिले हैं, अलॉन्ग विद द मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स, जहां मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स भी है, एंड ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी भी मिली है, जो कैथोलिक और कॉपर एज की है। मतलब दूसरी साइट्स में मोनेस्ट्रीज नहीं है, स्तूप है, पर यहाँ पे मोनेस्ट्री भी है, पॉटरी भी मिली है, और साथ ही साथ कॉपर एज की जो लाल और काले रंग की जो पॉटरी है, वेयर है, वो भी मिले हैं। ये इसकी खास बात है, और ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे वोटिव स्तूपा भी मिले हैं, कुछ छोटे वोटिव स्तूपा भी मिले हैं। जो ये पिक्चर है ये वोटिव स्तूप की ही है, ठीक है। और वेयर वोटिव स्तूपास हैव सिमिलर सिग्निफिकेंस बट आर स्मॉलर स्ट्रक्चर ओरिजिनेटिंग इन 8 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिएगा, 8 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो वोटिव स्तूपा का होता है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको मत भूलिएगा, इसे सवाल पूछे गए हैं। साथ ही साथ द फॉर्म ऑफ द स्तूपा समझ लेते हैं क्या है। What with its distinctive dome-like drum, एक ड्रम जैसा होता है, originates in 8 cylindrical structure, जो इसमें आप देख रहे हैं लेयर्स बनी हुई हैं, ये 8 cylindrical structures हैं इसके ऊपर, जो रिप्लेस जो बताते हैं आफ्टर हिज सॉरी in which Buddha's relics were placed after his death. The stupa shape has become associated with Buddhist goal of release from the cycle of suffering and birth. तो ये पूछा जाता है कि वोटिव स्तूपा का सिग्निफिकेंस क्या है, तो वो लाइफ ऑफ सफरिंग ऑफ लाइफ और रीबर्थ की बात करता है वोटिव स्तूपा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मानी मेरी बात। ऐसे सवाल पूछे गए कि वोटिव स्तूपा का सिग्निफिकेंस क्या है, तो सिग्निफिकेंस क्या है कि ये बुद्धास रिलिक्स वर प्लेस्ड आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद उनको रिलिक्स को रखा गया, इन जो स्तूपास को प्लेस किया गया, और इसका गोल क्या था? गोल ऑफ रिलीज फ्रॉम द साइकिल ऑफ सफरिंग। सफरिंग मतलब जो ये जिंदगी है, उनका एक मैसेज है ना बुद्धा के, कि जो ये जो शरीर है वो दुख का कारण है, और ये जो जन्म है दुख का कारण। सफरिंग ऑफ लाइफ, लाइफ ऑफ की सफरिंग से, उससे जो है अलग होना, रिलीज हो जाना, और रीबर्थ, रीबर्थ जो है इसका सिंबल है। नेक्स्ट है हमारा जो ये आप देख रहे हैं, ये बड़ा स्तूपा है, ये भी वहां पे मिला है उस पिक्चर में, अगर आप ध्यान से देखिए इस पिक्चर में है, यहाँ देखिए ये बना हुआ, ये बड़ा स्तूपा है। और साथ ही साथ यहाँ मोनेस्ट्री की भी बात कही जा रही है कि ये अकेला स्तूप नहीं है, यहाँ पे मोनेस्ट्रीज भी है, ये इसकी खास बात है। और अब क्या इनका आर्किटेक्चर देखते हैं बुद्धा कल्चर टाइम का, कि स्तूपा ऐसे दिखते हैं, और ये दूसरे, ये दोनों स्तूपा हैं, आप देखिए ये जो हमारे जो पहला वाला स्तूपा हमने देखा, दैट इज वोटिव स्तूपा। जो वोटिव स्तूपा है वो ये वाला पिक्चर है, ये बड़े जो बिग स्तूपास हैं उनकी जो पिक्चर में देखी वो है। और ये जो इसमें लेयर्स है इसको कहते हैं पगोडा,
पगोडा से कहते हैं, जिसमें आप देखिए नीचे वाला भाग पृथ्वी के लिए, बीच वाला भाग जल के लिए, ये वाला फायर, फिर ये विंड और ये वोल्ट। देखिए पंच तत्व यहाँ पे भी कवर किए गए हैं। तो ये खास बात है जो हमारी बुद्धा आर्किटेक्चर की हमारी खास बात है, इसको भी आप दिमाग में रखिए। साथ ही साथ जो हमारी इंपॉर्टेंट स्तूपास हैं, 8 इंपॉर्टेंट स्तूपास कहाँ कहाँ पे हैं, पपरीवाहा, सारनाथ, उसके साथ बरहुत, सांची, सोनेरी, नागार्जुनकोंडा और अमरावती, और एक यहाँ पे सरासरन एक जगह है, वहां पे बड़े बड़े स्तूपा देखेंगे। इसको आप ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से जरूर कवर करिए, और आपकी हिस्ट्री वाले में ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नाउ इसके साथ ही साथ उसकी खास बात ये थी कि वहां पे जो एक्सकेवेशन में जो स्तूपा मिले हैं, 5 ब्यूटीफुल सीटेड स्कल्पचर ऑफ बुद्धा, जो बुद्धा के स्कल्पचर मिले हैं, उसमें भूमि स्पर्श मुद्रा जो है उसमें मिली है। ये भूमि स्पर्श मुद्रा है, हाथ आपका ऐसे रखा हुआ है और ये हाथ देखिए भूमि को टच करता हुआ ऐसा लग रहा है, इसे कहते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा। तो ये मुद्राएं भी पूछी गई हैं। तो वहां पे जो स्कल्पचर मिले हैं बुद्धा की, उसमें खास बात है कि भूमि स्पर्श जो है मुद्रा वाली स्कल्पचर्स वहां पे मिले हैं। तो ये और वर फाउंड दीज मिनिएचर स्कल्पचर्स, छोटे छोटे स्कल्पचर्स हैं, ईच अबाउट 30 सेंटीमीटर इन हाइट, वर मोस्ट लाइकली यूज्ड फॉर वर्शिप इन द मोनेस्ट्री। और इन्हीं को रख करके ऐसा लगता है कि इनकी पूजा की जाती थी, ये मिले हैं वहां पर। तो ये भी हमारे लिए प्री के लिए और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। ना नेक्स्ट है हमारा 3 इयर्स ऑन आयुष्मान भारत स्कूल हेल्थ, और जो हमारा आयुष्मान भारत स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है, वेलनेस प्रोग्राम है, उसका नंबर जो है 50% अपटेक के लिए से कम है, ध्यान दीजिएगा। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है प्रोग्राम का, ये सवाल पूछता है ये आर्टिकल। और साथ ही साथ इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स को अपॉइंट किया जाता है सरकारी स्कूलों में, गवर्नमेंट एड स्कूलों में। तो आपको याद होगा SHG, याद होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वैसे ही हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स ही बुक किए जाते हैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में। आइए देखते हैं कि प्रोग्राम एक्चुअली है क्या। ओके, सो स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम में देखिए, स्कूल प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन हेल्पिंग स्टूडेंट्स एस्टैब्लिश लाइफ लॉन्ग हेल्दी बिहेवियर, रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्कूल बेस्ड हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड एज ए पार्ट ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। मतलब हेल्थ और वेलनेस को आगे बढ़ाने के लिए, उसके क्रिटिकल रोल को एक्सप्लेन करने के लिए हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम बनाया गया, और ये लॉन्च किया गया था 2020 में। साथ ही साथ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल में इनको लगाया गया है डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें 2 टीचर्स प्रेफरेबली ऑन 1 मेल और 1 फीमेल इन एवरी स्कूल डेजिग्नेटेड एज ए हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर। मतलब एक मेल और एक फीमेल टीचर को हेल्थ वेलनेस एम्बेसडर बनाया जाता है। ये ऐसे सवाल प्री में बहुत पूछे गए हैं, SSD के मामले में भी। शैल बी trained to transact with school children, health promotion and disease prevention information on 11 thematic areas in the form of interesting, joyful, interactive activities for 1 hour every week। ठीक है, तो ये हमारा था आयुष्मान भारत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम। ठीक है, तो बस अभी के लिए डेली न्यूज एनालिसिस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा। अभी कुछ देर बाद मैं एक और वीडियो रिलीज करूंगी जिसमें साइंस और टेक को भी कवर करेंगे। तो मिलते हैं कुछ देर बाद, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए।